नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं काल या नोटिस मनी मार्केट के ऊपर। दोस्तों, मनी मार्केट का ये अत्यंत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, काल या नोटिस मनी मार्केट। इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। हम लोग इसमें सीखेंगे कि काल मनी किसे कहते हैं, हम लोग इसमें सीखेंगे नोटिस मनी किसे कहते हैं, हम लोग सीखेंगे कि काल या नोटिस मनी मार्केट में कौन कौन से प्लेयर हैं जो पार्टिसिपेंट्स करते हैं, क्या इसमें म्यूचुअल फंड पार्टिसिपेट कर सकता है, इसमें कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं, किस तरीके से बारोइंग, किस तरीके से लेंडिंग करते हैं, इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिटरमाइन होता है। तो बहुत कुछ जानने को, बहुत कुछ सीखने को है। पूरे क्षमताओं को लगाइए, पूरा कंसंट्रेशन बनाइए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप जरूर सीखेंगे इस इंपॉर्टेंट सेगमेंट को। और दोस्तों, अगर दिग्विजय इकोनॉमिका को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नो डाउट सब्सक्राइब करिए। आपके लिए मैं बहुत कुछ इकोनॉमिक्स रिलेटेड चीजें लेके आ रहा हूं जो आपको यूपीएससी में, पीसीएस में, नेट जेआरएफ में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो दोस्तों, आइए हम सीखते हैं काल या नोटिस मनी मार्केट क्या है। सबसे पहले कि काल मनी किसे कहेंगे, क्या काल मनी और नोटिस मनी में किसी प्रकार का अंतर है क्या? देखिए, जब फंड की डिमांड सिर्फ ओवरनाइट हो, जब मनी की डिमांड ओवरनाइट हो, तो इसे हम काल मनी कहेंगे। इसका मतलब काल मनी और नोटिस मनी में अंतर है। काल मनी में जो मनी या मनी की जो डिमांड है वो सिर्फ ओवरनाइट बेसिस पे होती है। ओवरनाइट का मतलब है एक रात के लिए होती है। जब हम नोटिस मनी कहते हैं तो नोटिस मनी में जो मनी या फंड की डिमांड है दोस्तों, वो 2 से 14 दिनों के लिए होती है। तो कुल मिलाजुला के काल या नोटिस मनी एक शॉर्ट रन फंड का मार्केट है जिसमें फंड का लेन देन बहुत ही कम समय के लिए, 1 से लेके ओवरनाइट बेसिस से लेके 14 दिन के बीच के लिए होगी। अगर फंड की डिमांड सिर्फ ओवरनाइट हो तो हम इसे काल मनी मार्केट कहेंगे, और अगर फंड की डिमांड 2 से 14 दिन के बीच में हो तो इसे हम नोटिस मनी मार्केट कहेंगे। दोस्तों, एक्चुअली इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बैंक्स हैं। ऐसा होता है कि बैंकों को डिफरेंट टाइप के ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना होता है। बैंकों को सीआरआर संबंधित ऑब्लिगेशन को, एसएलआर संबंधित ऑब्लिगेशन को, और जो भी डिपॉजिटर अपने पैसे को लेने आते हैं उनके डिमांड को फुलफिल करना होता है। ऐसे में सारे बैंक ये देखते हैं कि क्या हमको शॉर्ट रन में फंड की आवश्यकता है कि नहीं, क्या जो मेरे पास फंड है वो क्या एक्सेस फंड है या फिर फंड की स्कार्स है। इसी आधार पे ये जो मार्केट काम करता है। एक एग्जांपल के रूप में मैं आपके सामने रख रहा हूं। मान लीजिए इलाहाबाद बैंक ने ये देखा कि कल के लिए फंड की जो आवश्यकता है मेरी कम है, मेरे सीआरआर संबंधित ऑब्लिगेशन के लिए, या फिर जो लोग पैसा जमा किए हैं वो लोग डिमांड करने आएंगे और मेरे पास उतने मात्रा में फंड्स नहीं है। तो ऐसे में इलाहाबाद बैंक ओवरनाइट बेसिस पे या 2 से 14 दिन के लिए फंड की डिमांड एसबीआई से कर सकता है। अगर एसबीआई के पास ओवर एक्सेस फंड हो तो वो जो है इलाहाबाद बैंक को दे सकता है और उस पर ब्याज भी पा सकता है। तो इस तरीके से इंटर बैंक पार्टिसिपेशन है, इसलिए कई बार इसे इंटर बैंक पार्टिसिपेशन मार्केट या इंटर बैंक पार्टिसिपेशन रेट के माध्यम से भी इसको हम व्याख्या पढ़ते हैं, देखते हैं कि पुस्तकों में इंटर बैंक पार्टिसिपेशन भी लिखा हुआ है। तो कुल मिलाजुला के इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो लोग जनरल लोग नहीं है, इसमें आम पब्लिक नहीं है, इसमें बैंकिंग टू बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो रहा है। एक तरफ वो बैंक हैं जिनके पास जो शॉर्ट रन में फंड अधिक है, एक्सेस है, और दूसरी तरफ वो प्लेयर्स हैं, वो बैंक्स हैं, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिनके पास फंड की कमी है। तो इसमें बैंकों से बैंकों में फंड का ट्रांजैक्शन हो रहा है, मांग हो रहा है। तो यहां पे हम लोगों ने सीखा कि काल मनी क्या है, नोटिस मनी क्या है। यहां पे एक चीज और भी हमको सीखना है कि इसमें जो फंड की लेन देन हो रही है वो एक्चुअली बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है, क्योंकि ओवरनाइट बेसिस पे है, 2 से 14 दिन के बीच के लिए है दोस्तों। इसलिए इसमें जो मनी की डिमांड है बहुत ही लिक्विड है, नियर मनी है। आप समझिए कि बिल्कुल जो है नियर मनी है, बिल्कुल मनी के सदृश है। सबसे ज्यादा लिक्विड लेन देन इसी मार्केट में होता है। साथ ही साथ इसमें जो फंड लिए और दिए जाते हैं, अमूमन इसमें किसी तरह के कोलेट्रल या सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं होती है। जब इलाहाबाद बैंक एसबीआई से फंड ओवरनाइट बेसिस पे मांगेगा तो उसको किसी तरह की सिक्योरिटी गिरवी नहीं रखेगा। तो कोलेटरल के रूप में अधिकांशतः अमूमन 99% इसमें किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं ली जाती है। बिना सिक्योरिटी के ही बैंकिंग टू बैंकिंग ट्रांजैक्शन होता है। इसका रीजन भी ये है कि यहाँ पे जो फंड लेने और फंड देने वाले हैं दोनों इंस्टीट्यूशंस हैं, इसमें नॉर्मल पब्लिक पार्टिसिपेंट्स नहीं है, इसलिए यहाँ फंडों की जो लेन देन है बिना सिक्योरिटी के होती है। अब हम सीखेंगे कि काल मनी मार्केट में क्या सिर्फ कॉमर्शियल बैंक ही पार्टिसिपेंट्स हैं, क्या लेंडिंग और बारोइंग का काम सिर्फ जो है कॉमर्शियल बैंक ही करते हैं, या फिर कुछ अन्य प्लेयर हैं जो इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि
काल या नोटिस मनी मार्केट में कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं। तो पार्टिसिपेंट्स को हम इस तरीके से देख सकते हैं, पार्टिसिपेंट्स को हम इस तरह से देख सकते हैं कि एक तरीके से हम बारोवर को ले रहे हैं कि फंड को मांगेगा कौन, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं लेंडर को, फंड को लेंड करने वाले कौन से प्लेयर हैं। तो बारोवर में दोस्तों सबसे पहले शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक आता है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक मतलब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक पीएनबी है, एसबीआई है, वो फंड को मांग सकता है। एक्सिस बैंक है, ओके ना, इलाहाबाद बैंक है, ये सारे जो बैंक हैं वो फंड के बारोवर्स हैं। तो लेंडर भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है। तो इसका मतलब है यहां पे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक फंड जो है ले भी सकते हैं और फंड दे भी सकते हैं। तो ये बारोवर भी हैं और लेंडर भी हैं। लेकिन आपको यहां ध्यान रखना है कि आरआरबी रीजनल रूरल बैंक इसमें पार्टिसिपेंट्स नहीं है, ना बारोवर के रूप में और ना ही लेंडर के रूप में। इसका मतलब जो रीजनल रूरल बैंक कमर्शियल बैंकों में, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में रीजनल रूरल बैंक को इसमें पार्टिसिपेशन में आरबीआई ने इसको जो है अनुमति नहीं दी है, परमिशन नहीं दी है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। सेकेंड जो बारोवर है वो हो सकते हैं आपके कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। तो लेंडर के रूप में भी हो सकते हैं कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। इसका मतलब कोऑपरेटिव बैंक लेंडर भी हो सकता है और कोऑपरेटिव बैंक बारोवर भी हो सकता है। फिर जो है तीसरे नंबर पे आते हैं प्राइमरी डीलर। प्राइमरी डीलर, प्राइमरी डीलर इनको हम पीडी कहते हैं। ये भी लेंडर और बारोवर दोनों के रूप में भाग लेते हैं। प्राइमरी डीलर्स क्या है? प्राइमरी डीलर्स के ऊपर मेरा एक वीडियो है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। प्राइमरी डीलर बेसिकली आरबीआई में रजिस्टर्ड एंटिटी है, जिनको आरबीआई ने रजिस्टर्ड किया है, और ये डायरेक्ट आरबीआई से गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल और परचेज कर सकते हैं। कुल मिला जुला के ये डायरेक्ट आरबीआई से गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब है शॉर्ट रन की अगर वो प्रतिभूति है तो हम उसे ट्रेजरी बिल कहेंगे, और लॉन्ग रन की प्रतिभूति है गवर्नमेंट की तो उसे हम बॉन्ड कहते हैं। आरबीआई जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल एंड परचेज करता है। गवर्नमेंट कभी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल एंड परचेज नहीं करती है। गवर्नमेंट के बिहाफ पे शॉर्ट रन या लॉन्ग रन गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आरबीआई सेल और परचेज करता है। जब गवर्नमेंट की सिक्योरिटी शॉर्ट रन की होती है, 1 साल के कम अवधि के लिए होती है, तो बेसिकली हम इसे ट्रेजरी बिल्स कहते हैं। जब गवर्नमेंट की सिक्योरिटी लॉन्ग रन के लिए होती है, 2 साल से लेकर 40 साल तक होती है, तो इसे हम लॉन्ग रन गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते हैं। और इसमें बेसिकली जो है इसे गवर्नमेंट बॉन्ड कहा जाता है या फिर डेटेड सिक्योरिटी। ये दोनों ही सिक्योरिटी, चाहे शॉर्ट रन की सिक्योरिटी हो, ट्रेजरी बिल हो, चाहे वो डेटेड सिक्योरिटी या बॉन्ड हो, ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई सेल करती है। जो प्राइमरी डीलर है वो डायरेक्ट आरबीआई में रजिस्टर्ड ऐसे एंटिटी होते हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आरबीआई से सीधे परचेज करते हैं और वो दूसरों को सेल करते हैं। इसका मतलब जो प्राइमरी डीलर है एक मार्केट अवेलेबल कराते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए जो ये मार्केट प्रोवाइड करते हैं प्राइमरी डीलर, ये अधिकांशतः क्या होते हैं प्राइमरी डीलर, ये जो बैंकों के द्वारा समर्थित, बैंकों के द्वारा ही ये इनहांस किए गए हैं। बेसिकली एक तरह से बैंक ही है, कॉमर्शियल बैंक, और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी विदेशी फर्म्स, इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसमें आरबीआई के द्वारा रजिस्टर्ड है। तो प्राइमरी डीलर भी जो है काल या नोटिस मनी मार्केट में पार्टिसिपेशन करती है। मतलब ये बारोवर भी हो सकती है, लेंडर भी हो सकती है। तो कुल मिला जुला के शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और प्राइमरी डीलर बारोवर है, लेंडर है। लेकिन आरबीआई ने इसके अतिरिक्त सिर्फ कुछ लेंडर्स को इसमें जो है, लेंडर्स को इसमें परमिशन दिया है, वो बारो नहीं कर सकते। तो आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि काल मनी मार्केट में सिर्फ वो कौन से प्लेयर हैं जो सिर्फ जो है लोन जो है दे सकते हैं, ले नहीं सकते, उनकी बात करें। इसमें है कुछ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कुल जो है भारतीय स्तर पे कुछ वित्तीय ऐसी संस्थाएं हैं जो सिर्फ लेंडर हैं, जैसे आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आईडीबीआई फंड जो है सिर्फ दे सकता है, ले नहीं सकता है। इसी तरीके से कुछ जो है म्यूचुअल फंड है, कुछ म्यूचुअल फंड है, ये सिर्फ जो है फंड दे सकते हैं, ले नहीं सकते हैं। साथ ही साथ कुछ इंश्योरेंस कंपनी भी है, इंश्योरेंस कंपनी भी है। इंश्योरेंस कंपनी में LIC है, GIC है, ये सिर्फ फंड कार मनी मार्केट या नोटिस मार्केट में सिर्फ दे सकते हैं, ले नहीं सकते। साथ ही साथ इसमें नाबार्ड है, नाबार्ड है।
ये ऐसे प्लेयर हैं जो सिर्फ लेंडर के रूप में पार्टिसिपेट करते हैं। काल मनी मार्केट से ये फंड को मांग नहीं सकते हैं, सिर्फ लेंडर। अब देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए एलआईसी है, जेआईसी है, नेबार्ड है, इसके पास इनको लग रहा है कि हमारे पास जो है शॉर्ट रन में काफी फंड है, अब इसे हम देंगे नहीं, लंबे समय के लिए नहीं देना चाहते हैं, तो ये क्या करते हैं, पीएनबी को, एसबीआई को, जहां पे फंड की ज्यादा जो है डिमांड है उसको दे देते हैं। तो इनके चूंकि एकदम लिक्विड मनी फार्म है, 2 दिन में मिल जाएगा, 4 दिन में मिल जाएगा, तो इनको बेनिफिट हो गया, इनके पास फंड है, इनको ब्याज मिल गया, और ये बड़े विदाउट रिस्क के इन्होंने दे भी दिया। तो इसका मतलब ये सिर्फ ऐसे प्लेयर्स होते हैं दोस्तों जो सिर्फ देते हैं, देते नहीं है। तो काल मनी मार्केट में जो पार्टिसिपेशन है, आप बिल्कुल समझिए, बारोवर और लेंडर 3 है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और प्राइमरी डीलर, ये लेंडर और बारोवर के रूप में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे आईडीबीआई है, वो सिर्फ लेंडर है। इसी तरह कुछ म्यूचुअल फंड है जो सिर्फ लेंडर है। इसी तरह इंश्योरेंस कंपनी जो है वो सिर्फ जो है एलआईसी, जीआईसी लेंडर्स के रूप में पार्टिसिपेट होता है। अब आप प्रश्न पूछेंगे कि इसमें ब्याज की दर कैसे डिटरमाइन होती है। दोस्तों कई बार आप पढ़ेंगे कि इसका जो ब्याज की दर है लगभग रेपो के आसपास होती है, उसी के आसपास ये स्प्रेड करता है, तैरता है। बट एक्चुअली ये जो फंड जो है शॉर्ट रन का, इसमें डिमांड और सप्लाई के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन होता है। इसलिए कहा जाता है कि काल मनी मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की मैं बात कर रहा हूं, फंड के बारोवर बहुत ज्यादा है और लेंडर कम है। मान लीजिए जो स्कॉच फंड है वो इलाहाबाद के पास भी आ गया, वो पीएनबी के पास भी आ गया, वो एसबीआई के पास भी आ गया, और अगर ओवर फंड है, अगर मान लीजिए कि आंध्रा बैंक के पास है, एक आध 2 बैंकों के पास और है, तो फंड की डिमांड अगर ज्यादा हो गई तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई हो जाएगा। और दूसरी तरफ आप सोचिए, अगर फंड की डिमांड कम है और सप्लायर ज्यादा आ गए तो फिर यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर जाएगा। तो इसका मतलब है इसमें आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट काल मनी मार्केट का नहीं डिटरमाइन करता है, एक्चुअली डिपेंड करता है ये जो है सौदेबाजी की शक्ति पे, कि किस तरीके से बारोवर और लेंडर इंटरेक्ट कर रहे हैं, फंड की डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है। अगर फंड की डिमांड बहुत ज्यादा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, और फंड की सप्लाई बहुत ज्यादा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाएगा। तो यहां पे जो फंड की डिमांड और सप्लाई है वो यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन करती है। इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सौदेबाजी करते हैं और उसके आधार पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन होता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा घटे बढ़े तो ये किसी भी इकोनॉमी के लिए बेहतर नहीं होगा, बैंकों के लिए बेहतर नहीं होगा। इसलिए आरबीआई चाहता है कि जो काल या नोटिस मनी मार्केट है, इसमें जो है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो इंटरबैंक पार्टिसिपेशन रेट है, जो काल या नोटिस मनी रेट है, उसमें फ्लक्चुएशन कम हो। तो आरबीआई का यह भी प्रयास रखता है कि इसमें जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट का फ्लक्चुएशन मिनिमाइज किया जाए। तो दोस्तों ये रहा काल या नोटिस मनी मार्केट, जिसमें हम लोगों ने सीखा कि काल मनी क्या है, नोटिस मनी क्या है, इसमें सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है, पार्टिसिपेंट कौन है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो जहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपने काफी अच्छे से सीखा होगा काल या नोटिस मनी मार्केट क्या है और इसमें किस तरीके से क्रियाविधि होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिटरमाइन होते हैं, बारोवर और लेंडर कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद दिग्विजय इकोनॉमिका देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू।